हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो उस पर फोर्स लगती है। आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा गया था तो उस पर फोर्स लग रही थी। आज है दो करंट कैरिंग वायर्स आपस में पैरेलल रखे हुए हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें विद न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अगर पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं करे हैं तो सभी लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। ओके प्यारे, तो बात ये आई कि दो पैरेलल वायर्स अगर पास पास रखे जाएं और उन दोनों में करंट फ्लो कराया जाए तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये बात सबसे पहले आई कहाँ से, क्या हुआ प्यारे, 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने, एम्पियर्स ने। हाँ, वही एम्पियर जिसके नाम पे करंट की यूनिट रखी गई है। उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो पैरेलल वायर्स में उन्होंने जब करंट फ्लो कराया, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जब फ्लो हो रहा था तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, उन्होंने इस तरीके से दो वायर्स लटकाए इस तरीके से और उन दोनों वायर्स में इस तरीके से बैटरी लगाई। एक स्विच चलो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और इन दोनों वायर्स को डिप किया एक टब में जिसमें क्या भरा था, मरकरी। मरकरी लिक्विड होती है, मेटल होती है, अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। तो इस तरीके से ऐसे उन्होंने किया। अभी स्विच ऑफ है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा। अभी क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो ये जो दो वायर्स यहाँ से लटके हुए हैं ए पॉइंट से और बी पॉइंट अभी मान ले रहा हूँ, ये दोनों ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लटके रहेंगे। लेकिन जब करंट फ्लो कराया दो तरीके से कि ऐसे उसमें करंट सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो ज़रा देखिए क्या हुआ। पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब करंट फ्लो कराया इस तरीके से, आप देखिए ये यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, कैसे भी ले लें टर्मिनल, चलिए ऐसे ले लेते हैं। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मरकरी से होता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देखिए ये दोनों वायर्स में करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों वायर जो ऐसे लटके हुए थे, ऐसे सीधे लटके हुए थे, ऐसे सीधे लटके हुए थे, करंट फ्लो होने से ऐसे डाइवर्ज हो गए। अरे डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज कब हो सकती है कोई चीज़, तभी ये दो वायर्स डाइवर्ज हो सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएं। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये देखिए ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, बैटरी इस तरीके से ले ली कि ये बैटरी का ये टर्मिनल से जो करंट है ऐसे यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से दोनों जगह ऐसे ऐसे करंट जाके मिलके वापस ये गया। अगर ऐसे सेटअप लिया तो उन्होंने देखा जब सेम डायरेक्शन में ऐसे करंट ऊपर से जा रहा है तो नीचे से जो वायर लटके हुए थे ऊपर से तो फिक्स थे लेकिन नीचे से फ्री थे, ये पास पास आ गए। ऐसे लटके हुए वायर्स ऐसे पास पास आ गए। बोले अरे पास पास यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। कब, जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो दोनों पे एक फोर्स लगती है, ऐसी फोर्स जो जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हाँ, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो कराया जाए तो उन पे फोर्स लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम निकालने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। दो पैरेलल वायर्स में फोर्स लगती है। एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन क्यों लगती है, कैसे लगती है, पहले वो जान लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके एक्सप्रेशन की। क्या होता है प्यारे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में आपने
पढ़ा था कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लें इस रूम में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, अगर उसके बीच इस तरीके से एक वायर रखा जाए और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है, जिस फोर्स का आपने फॉर्मूला अभी निकाला, F = बिल साइन थीटा। करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगती है। पिछले लेक्चर में वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने एक मैग्नेट से ली थी, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। करंट कैरिंग वायर अब भी है, लेकिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट से लेने की बजाय पास में एक और खुद करंट कैरिंग वायर अगर रख दें तो सोचिए उस करंट कैरिंग वायर से भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये वाला करंट कैरिंग वायर होगा तो इस पे फोर्स लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लग रही थी, F = बिल साइन थीटा। कहने का क्या मतलब है, देखिए इस तरीके से दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स अगर हम ले लें, ये देखिए एक वायर ये ले लिया इस तरीके से, एक वायर ये ले लिया इस तरीके से, कितने डिस्टेंस पे, एक दूसरे से लेट से r डिस्टेंस पे रखें। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ से मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ दिखाने के लिए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, चाहे तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इस वायर का नाम रख ले रहे हैं AB और इस वायर का नाम रख ले रहे हैं CD। करंट फ्लो कर रहा है, मान लें दोनों में फर्स्ट केस में सेम डायरेक्शन में, लेट से इसमें I1, लेट से इसमें I2। डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हमने डायग्राम में बनाया वो थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी जो अपने आप लिखेंगे। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कि कंसीडर टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स AB एंड CD बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R अपार्ट, लेट I1 एंड I2 बी द करंट्स इन द टू वायर्स। देन उसके बाद ऐसे शुरुआत स्टेटमेंट से करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक्सप्रेशन की डेरिवेशन कर रहे हो और बोर्ड में ये पूछा गया है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखिए अगर CD वाले वायर की हम बात करें तो CD वाले में करंट फ्लो कर रहा है I2, लेकिन AB वाला वायर में करंट I1 फ्लो करने से इसके चारों तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बन रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला वायर आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो फोर्स तो लगेगी ना इसमें, ये तो पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे, बस हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खुद एक करंट कैरिंग वायर की वजह से ले ली है। तो चाहे वो करंट कैरिंग से लें चाहे मैग्नेट से लें, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस पे फोर्स लगेगी, और इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला वही होगा BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। तो वही हमने निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन कौन सा वायर पे, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ACD कैरिंग करंट I2, कैरिंग करंट स्पेलिंग सही कर लेना, I2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कौन सा वायर, ऑफ वायर AB, है ना। मैग्नेटिक फील्ड AB की होगी लेकिन फोर्स सेकंड पे लगेगी, तो उस पे फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन किस पे, CD पे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये बताइए B है, I है, L है, ये कौन से वायर की लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, कौन से वायर का लेंगे करंट, कौन से वायर की लेंगे लेंथ। सबसे पहले बात आई मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इस पे यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो AB वाले की ही लेंगे। ऑब्वियसली फोर्स क्योंकि सेकंड वाले वायर के लग रही है तो करंट तो सेकंड का ही लेंगे ना, करंट तो सेकंड का ही लेंगे क्योंकि उस पर फोर्स निकालने हैं। ऑब्वियसली लेंथ भी सेकंड की लेंगे, लेंथ तो सेम ही ली है, तो इसलिए L1 L2 लिखने का मतलब नहीं है। थीटा की बात करें, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। पहले तो ये देखिए, फर्स्ट वाले की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, स्ट्रेट वायर करंट फ्लोइंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से निकाला जाता है, कौन से रूल से निकाला जाता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या कॉक स्क्रू रूल। करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स आप देखिए अंदर जा रही हैं, तो इस पॉइंट पे लेट से ये वाला पॉइंट ले रहे हैं एन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगी, अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे क्रॉस बना दे रहे हैं दिखाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है।
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे 90 डिग्री, साइन 90। ठीक है, चलिए इसको आगे प्रोसीड दे हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, I2 और साइन 91। अब मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से कितनी होगी एट पॉइंट एन, एट पॉइंट एन अगर हम निकालें तो प्यारे ए बी की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, आपको मालूम है स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर आर। सॉरी, पाई आई तो सर्कुलर वायर की वजह से होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से 2i ओवर आर। आई कौन सा लेंगे, ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो करंट यहाँ पे 1 लेंगे। ये फॉर्मूला हम यहाँ डाल दे रहे हैं, ए बी की वजह से डाल दे रहे हैं कितना, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन आर I2 इंटू एल। ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। यही आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना था, नहीं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ करना है। तो ये एल अगर नीचे ले आए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एफ सी डी अपॉन एल, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 I2 अपॉन आर। सिंपल सी डेरिवेशन है, एक स्टेप दो स्टेप, बस 2 स्टेप्स की डेरिवेशन। इससे आसान डेरिवेशन शायद सिलेबस में इस क्लास के है नहीं। 2 स्टेप, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया था, इसके बाद बस बी के फॉर्मूला डाल दें, आई एल डेरिवेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड्स की बात करें तो फ्रिक्वेंटली ये आती रहती है, इतनी आसान सी डेरिवेशन है। फिलहाल ये फोर्स का फॉर्मूला तो आ गया, डायरेक्शन भी तो निकालोगे। अब फोर्स का फॉर्मूला बेल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कौन से रूल से निकालते हैं, कौन से रूल से, फोर्स का रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट है, खोल लो लेफ्ट हैंड, राइट मत खोल लेना, कई बच्चे सामने बैठे हुए राइट हैंड खोल रहे हैं, अरे फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड। अब देखिए फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये फोर्स है ना। मैग्नेटिक फील्ड, मदर का एम मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन का सी करंट और फादर का एफ फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी ये वाली फिंगर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये वाली फिंगर अंदर की तरफ रखी, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है तो करंट ऊपर रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, थंब आया इधर, तो इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी। तो ये मैं फोर्स का डायरेक्शन बना दे रहा हूं, फोर्स ऑन सी डी। आपने देखा फोर्स ऑन सी डी इधर की तरफ लग रही है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया। जैसे हमने सी डी पे फोर्स निकाली, ऐसे ही हम ए बी पे भी फोर्स निकाल सकते थे। सी डी पे फोर्स जो लग रही है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी, ऐसे ही इस पे भी फोर्स लगेगी ड्यू टू सी डी की मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो ऑब्वियसली आप खुद निकाल के देखिएगा। जैसे मैंने ये निकाला इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना के, ऐसी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे एम वाले पॉइंट पे, और इस पे जब फोर्स निकालेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप करके देखेंगे, वो फोर्स की डायरेक्शन आएगी एफ ऑन ए बी, आएगी इधर की तरफ। ऑब्वियसली आनी भी चाहिए इधर की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ भैया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अरे भैया अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, और कैसी, इक्वल, और वो भी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको इधर खींच रहा है तो वो वाला इसको इधर खींचेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेकिन निकाल के ज़रूर देखिएगा आप लोग। फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ लिखेंगे एफ ए बी, सॉरी वायर ए बी will also experience force due to wire CD, और उस पे जो फोर्स लगेगी ए बी वाले पे वो ऑब्वियसली कितनी होगी, सी डी वाले के बराबर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वेक्टर का साइन लगा के यहाँ एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? छोटी सी डेरिवेशन है, जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड टॉपिक, एम्पियर की डेफिनेशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। ओके बच्चे, तो जैसे अभी मैंने बताया एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं।
बट ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना, ध्यान से समझना, और ये आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, काफ़ी बार आ चुकी है। एम्पियर की डेफिनेशन सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन आती है एग्ज़ाम में। एम्पियर की डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि एक एम्पियर करंट कितना बड़ा होता है, कितने बड़े करंट को हम एक एम्पियर कह सकते हैं। कैसे एग्जाम में आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, कैसे कह सकते हैं उसके लिए पहले आप फिर से इस डायग्राम पे जाओ जो अभी आपने बनाया था। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, अच्छा हाँ एक बात और, जैसे कि आपने देखा, आगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर से पहले बता दूं कि अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यही करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे कि एक करंट ऐसे और एक करंट ऐसे, तो उसी वाले रूल से जब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड रूल से, तो आपने ये देखा था कि करंट ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर की तरफ आ रही थी, और करंट ऊपर की बजाय अगर करंट नीचे हो जाए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने से थंब की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जानी है, तो फोर्स उधर लगेगी, ऐसे इस पे इधर लगेगी। तो ध्यान रखिए सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इफ फोर्स acts in opposite direction, sorry, if current flows in opposite direction then they will repel each other। नोट कर लीजिए कॉपी में, इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट बनाया था वहां पर भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम में ये डायग्राम आ सकता है, क्या डायग्राम आ सकता है, इस तरीके से दो फिक्स रिजिड सपोर्ट्स हैं, रिजिड सपोर्ट्स के बीच ऐसे दो वायर्स बांध रखे हैं, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और अगर आप सोचिए कि अगर इसमें डायग्राम में ऐसे दे दिया उसने कि वायर्स ऐसे इस तरीके से हो गए, तो बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रही होगी। आप देखिए दो सपोर्टेड वायर्स हैं, फिक्स्ड सपोर्टेड हैं, तो अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे सेम डायरेक्शन में अगर कराएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने से किनारे से तो पास नहीं आ सकते लेकिन बीच में से पास आ सकते हैं, तो बीच में से अट्रैक्ट होने की वजह से बीच में से पास आ जाएंगे। कब? अगर करंट सेम डायरेक्शन में है। और ऐसे ही करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो साइड से तो वहीं फिक्स रहेंगे, लेकिन बीच से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से रिपेल करेंगे, तो इनकी कुछ डायरेक्शन, कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगी। करंट इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें अट्रैक्ट इसमें रिपेल, तो ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो अपनी याददाश्त के लिए बना लीजिए। फिलहाल वापस आ जाइए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। हमने पढ़ा था दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच जो फोर्स का फॉर्मूला है, क्या है वो फोर्स का फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। कई बच्चे ये फॉर्मूला लिख देंगे जल्दबाजी में, भैया ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर फोर्स पूछी जाए तो L आपको इधर ले जाना पड़ेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला 2I1 I2 अपॉन R इंटू L लिखा जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम एम्पियर की डेफिनेशन सेट करने वाले हैं। कैसे? अगर इस फॉर्मूले में, इस केस में अगर हम I1 और I2 दोनों के दोनों 1 एम्पियर ले लें, मान लें दोनों में 1-1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे 1 मीटर पे रखे हुए हैं, 1 मीटर पे रखे हुए हैं, तो ज़रा ये बताओ कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ये 2 लिखा है, I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी आपकी 2 × 10⁻⁷, और यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये बताओ फोर्स की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इतनी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर कब आई? जब दो वायर्स को 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा, तो इतनी फोर्स आई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है? 1 एम्पियर करंट उतना होता है जो किसी दो वायर्स में इक्वल 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाए। ऐसे वायर्स जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनफाइनाइट वायर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाए, तो वो एक दूसरे पे इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाएं, उतने करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर। फिर से सुन लो, 1 एम्पियर कितना करंट है? 1 एम्पियर उतना करंट है जो किसी दो वायर्स में फ्लो कराया जाए जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और वो इतनी फोर्स लगाएं, तो उस करंट को हम कहते हैं
1 एम्पियर। बात समझ पा रहे हो? उसकी डेफिनेशन नोट करो। 1 एम्पियर इज दैट स्टडी करंट विच ऑन फ्लोइंग ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम है तभी म्यू नॉट है, एट अ डिस्टेंस 1 मीटर produces between them a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन है, उम्मीद है समझ गए होगे। याद कर लो, याद क्या करना है, इसी से अपने आप वर्ड्स में बना दोगे, लेकिन कैसे वर्ड्स होने चाहिए एक बार आप नोट इसको ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये छोटा सा टॉपिक था। अभी इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, 4 5 6 न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ कर रहा हूँ, बाकी असाइनमेंट में दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी आपको लिंक मिलेगा नीचे। क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं प्यारे। अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाले हैं। डायरेक्शन कौन से रूल से निकालना है, वो अगर 2 पैरेलल वायर्स हैं तो डायरेक्शन तो याद ही कर लीजिए। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, रूल फूल छोड़ दो, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या है देखिए, बोल रहे हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम बना के नहीं दिया है, तो डायग्राम आप बनाइए। हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर, ये लीजिए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर बना दिया हमने, ठीक है। P, इसका नाम है P कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, ये लीजिए 50 एम्पियर। ओके, इट इज रिजिडली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ये फिक्स बना दिया। अनदर फाइन वायर Q इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल टू P। इसके ऊपर एक वायर हमने रख दिया Q, ठीक है, इसके ऊपर। द वेट ऑफ द वायर Q इज इतना, इसका जो वजन है, वजन कहाँ, वेट नीचे की तरफ लगता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर इसका वेट है, ठीक है। ये वेट नहीं हुआ, ये वेट पर यूनिट लेंथ हुआ। इसकी यूनिट से पता चल रहा है, वेट होता तो इसकी यूनिट न्यूटन लिखी होती, तो ये आपको अपने समझना पड़ेगा। एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 25 एम्पियर। 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इधर या इधर, वो नहीं दिया, मतलब इसके सेम डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो समझना होगा आपको। कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर Q फ्रॉम द वायर P। इस Q की पोजीशन निकालनी है P से, यानी ये डिस्टेंस हमें निकालना है, कितनी ऊपर हम इसे रखें, सो दैट Q रिमेन सस्पेंडेड, सच दैट Q हवा में ही लटका रहे। ऑब्वियसली अपने वजन की वजह से ये नीचे गिरेगा, ये लटका रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इस पे एक फोर्स और लगे जो इसको काउंटर बैलेंस करे। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ऑब्वियसली ये पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे भी फोर्स पर यूनिट लेंथ ही लेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में तब लगेगी प्यारे, मतलब ये वायर इस वायर को रिपेल करना चाहिए ऊपर की तरफ। रिपेल तब करता है जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे अगर करंट ऐसे है तो ऑब्वियसली इसमें इधर की तरफ रहा होगा कितना, 25 एम्पियर का, आप समझ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेगा। कह रहे हैं ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडिकेट कर दिया, आप वर्ड्स में लिख दोगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ P। लेकिन वो हमें पोजीशन R निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे, सिंपल सी बात है, फॉर Q टू रिमेन सस्पेंडेड F/L शुड बी इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, और वेट आपको निकाल के पहले ही दिया है 0.075। वैल्यू डाल दीजिए जल्दी से, मेरे करने से पहले आप वैल्यू डाल दीजिए। I1 आपको कितना दे रखा है, एक 50 है, एक 25 है, डिस्टेंस निकालना है 0.075। यहाँ से आप R की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाइए और चेक करिए कि इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये mm में आपको दे रखी है, जबकि यहाँ जो निकलेगी वो आपकी मीटर में निकलेगी। यहाँ कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसे इतना मिलीमीटर लिख देंगे, ठीक है। नोट करिए, सॉरी अपने आप करिए और चेक करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये जो आपके सामने आ गया है भैया, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बुक में दे रखा होता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम्स में आने के लिए। क्या है देखिए, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 एंड 10 सेंटीमीटर कैरीज 15 एम्पियर करंट। लो भैया, एक रेक्टेंगुलर लूप बना लिया, ये लीजिए रेक्टेंगुलर लूप बना लिया, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना,
ये 15 एम्पियर का करंट दिखवा दिया है इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं लिखा है, तो हम ऐसे ही 15 एम्पियर का क्लॉकवाइज बना ले रहे हैं। साइड है 25 और 10, यानी ये वाली साइड है इसकी 25 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, कैरिंग अ करंट ऑफ 15, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड दिस एंड दिस कैरिंग करंट 15 इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। इसकी जो लॉन्गर साइड है ये एक दूसरे वायर के पैरेलल रखी हुई है, जिस वायर में खुद करंट फ्लो कर रहा है कितना 25 एम्पियर का, और कितनी दूर रखी है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 2 सेंटीमीटर अपार्ट यहाँ से रखी है, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, लूप पे नेट फोर्स बताओ। प्यारे, आपने देखा है 2 पैरेलल वायर्स अगर रखे हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जैसे ये और ये है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, ऐसे ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इस रेक्टेंगुलर लूप पे नेट फोर्स कितनी लगेगी वो हमने निकालना है, ठीक है। देखिए कितनी लगेगी, फोर्स इस पे भी लगेगी, इस पे, लेकिन उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम दे रहे हैं ए बी, या चलिए ए बी सी डी, ठीक है, और इस वायर का नाम दे रहे हैं एम एन, चलो ठीक है। अभी आप देखिए, सबसे पहले आप ए बी की बात करिए, ए बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसकी वजह से पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स लगेगी ए बी पर, ठीक है, अट्रैक्शन की, यानी ये इधर आएगा। जबकि ये जो BC वाला वायर है, BC वाला वायर जो है, इस पे अगर हम फोर्स देखें तो करंट इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, तो ये रिपेल होगा, यानी ये उधर जाएगा, ये फोर्स ऑन BC हो गई, ठीक है। लेकिन कौन सी फोर्स बड़ी होगी, पास वाली या दूर वाली? ऑब्वियसली ये वाला वायर इसके पास है तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो इस पे जब ज़्यादा फोर्स लगेगी, सिंस FAB इज ग्रेटर देन FBD, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन ABCD, नेट फोर्स ऑन ABCD विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस कर देंगे, FAB माइनस FBC, दोनों का फॉर्मूला डाल दीजिए, नेट फोर्स आ जाएगी। फॉर्मूला डाल के वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर इस वाले पे और इस पे नहीं निकालोगे फोर्स। भैया कुछ बच्चे उसके बाद बोले सर ये इसके पैरेलल नहीं है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। भैया फोर्स लगेगी इस पे भी, लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे जो फोर्सेस लगेंगी वो ऐसे लगेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इन दोनों का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगी, कैंसिल कर देंगी। कैसे वो अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर निकाल लें, फिर वो भी बताऊंगा कैसे कैंसिल करेंगे। पहले बात आई FAB क्यों लिख दिया, गलत कर दिया, अरे भैया FAD लिखना है, FAD, AB क्यों, AD लिखोगे यहाँ और यहाँ लिखोगे BC, ठीक है, यहाँ आ गया आप FAD और यहाँ पे FBC, तो नेट फोर्स विल बी AD माइनस BC। चलिए यहाँ सही लिखा था, ओके। बात आई कि FAD कैसे निकालें। बच्चे FAD का फॉर्मूला क्या होगा, ये दो पैरेलल वायर्स के बीच फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई 2I1I2 अपॉन R, लेकिन प्यारे यहाँ में F निकालना है ना कि F/L, तो ये फॉर्मूला F/L का है। F निकालने के लिए ये जो L है अब की बार इधर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे इसकी 10⁻⁻7 2 इंटू I1I2, इन दोनों के बीच देखें I1 इंटू I2 25 और 15, और लेंथ किसकी लेंगे, ऑब्वियसली इस पे निकालना है तो इसकी लेंथ लेंगे जो कितनी है 25 सेंटीमीटर है, जिसे हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएंगे, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर, इसे निकालिए, जो भी आपका आंसर आएगा 25 या 625 इंटू 15 करके निकाल लीजिए जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही FBC भी आप निकालेंगे कि कितना आएगा। FBC के लिए फिर फॉर्मूला वही होगा μ0/4 पाई 2I1I2 अपॉन R इंटू L, ये वैल्यू 10⁻⁻7, I1I2 25 इंटू 15, लेंथ उसकी भी BC वाले की भी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर ही है, लेकिन डिस्टेंस अलग हो गया। इस वायर का इससे डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ तो 2 था, यहाँ से डिस्टेंस देखें तो पूरा 2 + 10,
12 हो जाना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दीजिए, नेट फोर्स निकालिए। और नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर कहें तो ये बड़ी है, ये छोटी है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगी, यानी नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, ये लिखना भी ज़रूरी होगा। फिलहाल ये अपने आप करेंगे, आंसर चेक करेंगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अब मेन बात पे आ जाइए कि सर जी ये दोनों फोर्सेस इस पे और इस पे जो लगेंगी वो कंसिडर क्यों नहीं करी, लगेंगी तो पहले उसका डायरेक्शन देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ अंदर की तरफ होगी, करंट ऊपर, फिंगर्स अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ऐसे ही इस पे देखेंगे, इस पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, इस पे निकाल के अपने आप देखना, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट तो होंगे ही होंगे, इक्वल भी होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, तो फोर्सेस इक्वल होंगी, कैंसिल कर देंगी। ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं थी क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं था, इसका डिस्टेंस कम था, इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग थी। लेकिन इसमें फोर्सेस की वैल्यू अपोजिट होने के साथ साथ इक्वल भी आएगी, कैंसिल होंगी, इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा करिए, फिर बढ़ते हैं आगे कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे आपकी स्क्रीन पे है, बट मेरे समझाने से पहले आप इसको पॉज मार के पहले खुद करने की कोशिश करिए, नहीं आए तभी देखिएगा, और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस जब ये खुद कर पाएंगे। मारिए पॉज, फिर देखिएगा मेरा आंसर। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ए एंड बी कैरी करंट 10 and 20, ए वाले में है 10 और बी वाले में है 20, ठीक है, एंड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। थर्ड वायर लेंथ 15 सेंटीमीटर, इन दोनों, ठीक है, लेंथ 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, हैविंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस बिटवीन देम मतलब 10 सेंटीमीटर इधर से, 10 सेंटीमीटर इधर से, ठीक है। कह रहे हैं हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन सी, सी पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालिए। डायरेक्शन ऑफ करंट इन ऑल 3 वायर्स इज सेम, डायरेक्शन तीनों का सेम है। अच्छा एक बात इसमें ये कि इनने कहा था प्लेस बिटवीन देम, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कहीं, मिड पॉइंट पे तो नहीं बोला था उसने, बोला नहीं था तो मिड पॉइंट पे लेना नहीं चाहिए था हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि मिड पॉइंट पे ही होगा, बिटवीन डायग्राम से भी दिख रहा है, मिड पॉइंट पे नहीं होगा तो फिर डिस्टेंसेज ही अगर नहीं दे रखी होंगी तो नेट फोर्स कभी भी नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मिड पॉइंट पे मान रहे हैं, तो सिंपल सा है, ये सेम डायरेक्शन इस वाले वायर पे इसकी और इसकी वजह से लगेगी फोर्स, इसकी वजह से सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला वायर इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये वाला वायर और ये वाला वायर सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा इधर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो नेट फोर्स विल बी फिर से वही एफ सी ए कौन जो बड़ी होगी, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी कौन सी होगी, ए की वजह से या बी की वजह से, ऑब्वियसली बी में ज़्यादा करंट है तो बी की वजह से ज़्यादा होगी, यानी एफ सी बी माइनस एफ सी ए। अब एफ सी ए अलग से यहाँ निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, L लिखना मत भूल जाना, फोर्स निकालनी है तो L ऊपर ले जाना पड़ेगा, I1 I2 दे रखे हैं, R दे रखा है, लेंथ और R दोनों सेंटीमीटर में कट जाएंगे तो ऐसे ही वैल्यू डाल देना, CA निकालना, CB निकालना और यहाँ पे पुटिए और आंसर देखिए क्या आएगा, और डायरेक्शन ऑब्वियसली जो बड़ी है वो आएगा, यानी टूवर्ड्स B। डिस्टेंस इसके लिए भी 10 आएगा, इसके लिए भी 10 सेंटीमीटर, करंट इन दोनों के लिए हो जाएगा 10, जबकि सी और बी के लिए हो जाएगा आपका 10 और 20। निकालिए, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, और फिर उसके बाद बढ़िएगा आगे। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, मज़े आएंगे करने में। न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, डायग्राम दे रखा है, कह रहे हैं लूजली वूंड हेलिक्स
made of stiff wire is mounted vertically with its lower end just touching dish of mercury। एक स्प्रिंग टाइप ऐसे वायर है, ऐसे हैंग किया गया है कि मरकरी को डिप में जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच, बहुत नीचे नहीं है। When a current from the battery started in the coil, इसमें जब करंट फ्लो किया ऐसे 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 ऐसे, तो पता है क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि ये जो स्प्रिंग जैसे ये जो गोल गोल कॉइल की फॉर्म में वायर था, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे ये अपने आप ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर ये मरकरी तो वहीं रहेगी, ये जो वायर है ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्या बोल रहे हैं, द वायर एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन विद इट्स लोअर एंड जंपिंग आउट एंड इनटू द मरकरी। ये जो लोअर एंड इसका ये वाला पॉइंट था वायर का, ये ऊपर नीचे, आउट इन ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है गिव रीजन, रीजन क्या है, पॉज मारिए, देखिए क्वेश्चन को, डायग्राम को देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गिव टाइम टू द क्वेश्चन और सोच के बताइए। आंसर निकाल लेंगे तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, मजे आ जाएंगे, अरे हाँ बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ज़रूर समय दीजिए। फिलहाल आंसर देखिए, नहीं आया तो यहाँ पे क्यों ये ऊपर जाएगा अपने आप, ऊपर इसलिए गया होगा क्योंकि इस पे फोर्स लगेगी। फोर्स क्यों लगेगी वो आप देखिए, ये जो गोल गोल कॉइल्स ऐसे आ रही हैं, तो आप इमेजिन करिए जैसे एक ऊपर गोल कॉइल है ऐसे, उसके नीचे एक दूसरी है, उसके नीचे एक तीसरी है। आप गोल कॉइल ऐसे 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 करंट जा रहा है, तो हर कॉइल में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो एक तरीके से इमेजिन करिए एक ऊपर गोल वायर है, जस्ट उसके नीचे एक गोल वायर है जो पहले वाले के पैरेलल होगा। पैरेलल अगर वायर्स हैं, अभी आपने देखा स्ट्रेट थे, पैरेलल थे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे ही ये गोल हैं लेकिन पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो ये जितनी भी टर्न्स हैं इसके, ये टर्न्स सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से इसके टर्न एक दूसरे के पास आना चाहेंगे और ऊपर आने के चक्कर में ये वाला पॉइंट वायर का लोअर एंड भी ऊपर आएगा। और लेकिन जैसे ही ये ऊपर आएगा वैसे ही इसका मरकरी से कांटेक्ट टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट जो यहाँ से होता हुआ यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो रहा था, ऊपर आने से कनेक्शन टूट जाएगा, फोर्स खत्म हो जाएगी, करंट खत्म, फोर्स भी खत्म, और ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आना चाहेगा, अपने वजन की वजह से वापस नीचे लटकेगा। लेकिन जैसे ही नीचे आएगा फिर टच हो जाएगा, फिर करंट फ्लो होगा, फिर फोर्स लगेगी, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा जब तक इस बैटरी का स्विच ऑन है। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मज़ेदार क्वेश्चन था, कंसेप्ट्स क्लियर करने वाला था। उम्मीद है कई बच्चे कर पाए होंगे, जो कर पाए ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि अपने आप कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। फिलहाल चलिए बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पे, फिर आएगा एक क्विज का क्वेश्चन। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है, बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा कैसे समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लिख ले रहे हैं कितनी, 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन of radius 10 centimeter, its direction being parallel to axis east to west। अच्छा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल रीजन ले लेते हैं, पहले आगे का पढ़ लें। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, यहाँ लिख ले रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, अभी डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, करंट कैरिंग 7 एम्पियर करंट, 7 एम्पियर का करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है, वो भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासेस थ्रू दिस रीजन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, वायर पे फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है। आपको मालूम है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्योंकि फोर्स निकालनी है तो फोर्स डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कैसे, F = बेल साइन थीटा से। मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, करंट है, लेंथ नहीं दे रखी है और थीटा कितना है वो समझना पड़ेगा आपको। लेंथ नहीं दे रखी है, सबसे पहली बात तो ये डायग्राम बना के आपको समझना पड़ेगा कि वायर की लेंथ क्या लिख जाएगी। देखिए एक सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, वो भी कैसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रीजन, रेडियस, डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के
पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। अभी आप समझिए, ये इस तरीके से एक सिलेंडर मान लीजिए, ये मैंने इस तरीके से सिलेंडर पीछे तक एक पाइप की फॉर्म में सिलेंडर है, जो आगे से आपको गोल दिख रहा है, पीछे से पूरा ये सिलेंडर है पाइप की फॉर्म में। इसका रेडियस दे रखा है, मैं यहाँ पे बना दूँ इस तरीके से, ठीक है। ये पाइप है जिसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, वायर नॉर्थ टू साउथ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ऐसा करते हैं, ये हम इस तरीके से ये वायर मान लेते हैं, वायर रखा है कहाँ पे, नॉर्थ टू साउथ, इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ मान लो, तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ठीक है। वायर कैसे रखा है, वायर रखा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यानी ये वायर है इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट टू वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ठीक है। तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है, ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ सॉरी गलत बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिलेंड्रिकल रीजन, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर है इस तरीके से, ठीक है। पूरा पीछे तक होगा सिलेंडर और ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है पूरा इतना लंबा, तो इस पर फोर्स लगेगी। फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो आप ले ही लीजिए 1.5, करंट तो ले ही लीजिए 7, लेकिन लेंथ कितनी लेंगे, वायर तो पूरा बहुत लंबा होगा अंदर से बाहर की तरफ, लेकिन लेंथ उतनी लेंगे जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक है तो इतनी ही पार्ट पे फोर्स लगेगी, और इसकी लेंथ अगर देखें तो इसके रेडियस के डबल होगी। तो यहाँ पे ट्वाइस इंटू रेडियस लेंगे, ट्वाइस इंटू 10 सेंटीमीटर लेंगे, मीटर में करना पड़ेगा ऐसा यूनिट के लिए, ये आपकी पूरी लेंथ होगी। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं तो साइड में लिख दो L = 2R इस केस में होगा। थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऑब्वियसली एक ईस्ट टू वेस्ट है, एक नॉर्थ टू साउथ है, एंगल 90 होगा, sin 90। सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 2 3, 3 7 21 और अपॉन 10 तो 2.1 और यूनिट होगी न्यूटन। अब यहाँ न्यूटन पर मीटर मत लगा देना, ये फोर्स निकल रही है इसकी न्यूटन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट 2.1 आ गया। समझने वाला क्वेश्चन था देखो, लेकिन अगला पार्ट से अगला पार्ट और ज़्यादा समझने वाला है। सेकंड पार्ट तो अपने आप कर लो। सेकंड पार्ट कह रहे हैं अच्छा ये लिखा था वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, तो हमने ये ऐसे बना दिया था कि वायर एक्सिस को, एक्सिस बीच में होती है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस ऐसे अंदर की तरफ होगी, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यानी ये ऐसे जा रहा है। ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये सिलेंडर है, हो सकता है वायर यहाँ होता, वायर बीच से ना पास होके थोड़ा सा नीचे होता तो लेंथ इतनी लेते जो कि 2R के बराबर नहीं होती। उसने कहा था कि एक्सेस से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सेस ये होगी, ये सिलेंडर है, पाइप की एक्सेस ऐसे अंदर तक जाएगी, तो हमने ऐसे बनाया था तो 2R लिया। फिलहाल आगे देखिए, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो कितनी फोर्स होगी, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, वायर को टर्न कर दिया प्यारे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वायर इज टर्न थ्रू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, कैसे भी मान लो, वायर को ऐसे टर्न कर दिया है प्यारे, ऐसे से ऐसे टर्न कर दिया है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ऐसे टर्न, चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, नॉर्थ ईस्ट ऐसे या नॉर्थ वेस्ट ऐसे, कैसे भी मान लो, चलो ऐसे टर्न कर दिया है। तो ये बोल रहे हैं गलत कर दिया हमने प्यारे, ये गलत कर दिया हमने, ये आप ये देखिए, ये ईस्ट मैंने ऐसे बनाया है प्यारे, ये मैंने गड़बड़ बना दिया है यहाँ पे थोड़ा, क्या गड़बड़ बना दिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट ऊपर और वेस्ट नीचे नहीं होगा, ये मैंने बोर्ड पे बनाया है प्यारे, आप समझिए प्यारे, ये ईस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होते हैं वो ऐसे 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 होते हैं, ऊपर नहीं होता है ईस्ट, ऊपर नहीं होता है साउथ, इधर उधर आगे पीछे होते हैं। तो नॉर्थ इधर है, साउथ उधर है, तो ईस्ट अंदर रहा होगा और वेस्ट बाहर रहा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट जो है अंदर रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना रह के यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड
ईस्ट अंदर रहा होगा, वेस्ट बाहर रहा होगा, तो ईस्ट से वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड में अंदर से बाहर रही होगी, अंदर से बाहर रही होगी, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब आप सोचिए ऊपर ईस्ट वेस्ट मत बनाना, ऐसे बाहर की तरफ बनाना। अभी इसको टर्न किया गया है, ये ध्यान से समझना। टर्न जब करेंगे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब 45 डिग्री उसे टर्न कर दिया है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री उसे टर्न किया गया है। तो वायर ऐसे रखा था, ईस्ट अंदर है वेस्ट बाहर है, तो टर्न किया गया है ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर अपवर्ड थोड़ी ईस्ट वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट अंदर या बाहर है, तो या तो अंदर की तरफ मानो या बाहर की तरफ मानो, ऐसे टर्न किया गया। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अब आप सोचिए जब अंदर या बाहर की तरफ टर्न करेंगे तब वो फोर्स पूछ रहे हैं कितनी लगेगी, तो प्यारे फोर्स का फॉर्मूला तब भी यही होगा बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। लेकिन उस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो वही है आपकी B, करंट तो वही है I, लेकिन प्यारे लेंथ जो है वो आपकी इस केस में 2r नहीं होगी, 2r नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये 2r पूरी इस केस में ये r थी, ये r थी, तो ये पूरी 2r थी। अगर वायर ऐसे स्ट्रेट रखा होता तो 2r थी। अब आप सोचो वायर को ऐसे टेढ़ा कर दें तो वो जो सिलेंडर है, आप इमेजिन करो इतना बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर वायर पहले ऐसे रखा था, ऐसे रखने की बजाय अगर टेढ़ा कर दें ऐसे, तो वायर अंदर जब टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, तो पहले सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, पहले सिर्फ इतना वायर आ पा रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, टेढ़ा कर देंगे तो इमेजिन करिए टेढ़ा करने से तो ज़्यादा वायर का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। टेढ़ा कर दी, पहले देखिए ये ऐसे था तो सिर्फ इतना था, ऐसे टेढ़ा कर दें, टेढ़ा कर दें और टेढ़ा कर दें, तो ये तो पूरा ऐसे जितना टेढ़ा करते जाएंगे उतना अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का पार्ट इसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाए। बिल्कुल सीधा कर दें तो काफ़ी अंदर चला जाएगा, लेकिन फोर्स जीरो हो जाएगी क्योंकि पैरेलल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल टेढ़ा किया गया है तो ज़्यादा पार्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा, टेढ़ा करेंगे तो ज़्यादा लेंथ आएगी। तो वो कितनी लेंथ आएगी एल डैश, वो हमने निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे प्यारे, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर को जो आप सामने से देख रहे थे ऊपर से देखना होगा, ऊपर से आप देखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। ऊपर से ये वायर ऐसे रखा हुआ था पहले हॉरिजॉन्टल, इसे टेढ़ा किया गया, ये ऐसे था, इसे अंदर की तरफ ऐसे टेढ़ा किया गया। ऊपर से देखिए, ऊपर से, सामने से नहीं, ऊपर से देखें तो वायर जो पहले ऐसे था, ठीक है, वायर को टेढ़ा कर दिया गया इस तरीके से, टेढ़ा कर दिया गया इस तरीके से। तो आप देखिए कितने एंगल से टेढ़ा किया गया, 45 डिग्री से। तो अब इसका इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, पहले इतना था, अब इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। ऑब्वियसली अगर हम ऊपर से एक इस तरीके से स्क्वायर देखें तो ये साइड थी पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब ये साइड होगी जो ये डायगोनल है, डायगोनल तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो ये लेंथ भी ज़्यादा होगा। अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, तभी ये आप कर पाएंगे। फिलहाल अब ये डायगोनल कैसे निकालें, यही एल डैश होगी पूरी। ये निकालने के लिए सिंपली आप ये करिए कि ये 45 है, ये भी 45 होगा। ये आप इस तरीके से ट्राइंगल लीजिए, तो ट्राइंगल में ये आर है, ये आर है, आर आर, ये हो जाएगा पूरा 2r। और अगर हम यहाँ पे साइन लें, साइन नहीं वो ले लें, क्या ले लें, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस में, कॉस 45 ले लें। कॉस 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 2r अपॉन हाइपोटेन्यूज है एल डैश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल डैश, कितना हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा आपका 2r अपॉन ये एल डैश हो जाएगा आपका 2r अपॉन कॉस 45। और यहाँ पे है थीटा की वैल्यू कितनी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अभी लेंथ ऐसे कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की, पहले मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, लेंथ ऐसे थी 90 डिग्री था, अब वायर ऐसे टेढ़ा कर दिया तो वायर का भी एंगल हो जाएगा 45, यहाँ पे थीटा आएगा 45, साइन 45 साइन 40 कॉस 45 कट जाएगा, वैल्यू सेम होती है, BI इंटू 2R आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, वही आपका यहाँ पे आंसर, B की जगह 2.5, I की जगह 7 और R की वैल्यू यहाँ डाल के आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, सेम आंसर आएगा आपका, जितना यहाँ आ रहा था उतना ही यहाँ आ जाएगा 2.1 न्यूटन।
ठीक है, एक तीसरा पार्ट और देख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, तीसरा पार्ट यहां बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर था, इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सेस बाय अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इस वायर को नीचे कर दिया 6 सेंटीमीटर, जैसे ये यहाँ पे देखिए, हिंट दे रहा हूँ, आप अपने आप करना। ये जो हमने सबसे पहला केस लिया था नॉर्थ साउथ वाला केस लिया था, इस तरीके से जो एक्सेस से पास हो रहा था, वायर एक्सेस से पास हो रहा था नॉर्थ साउथ, अभी इसको लोअर कर दिया, कितना लोअर बाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नीचे ले गए तो वायर कुछ ऐसा हो गया। तो पहले तो पूरी लेंथ हम ये ले रहे थे प्यारे, 2r के बराबर ले रहे थे, लेकिन अब देखो सिर्फ इतनी ही लेंथ तो रह गई 6 सेंटीमीटर नीचे करने से। लो थोड़ा सा और नीचे बना लो तो शायद समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया तो देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रह गई। मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 सिर्फ इस सिलिंड्रिकल रीजन में, बाहर तो है नहीं, जितने रीजन में लेंथ उतनी ही लेंगे, तो इस केस में L इतना लेंगे। अब फॉर्मूला आप लगा देना, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली 90 होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, लेंथ ऐसे है 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, करंट दे रखा है, लेकिन L कितना लोगे, L ऑब्वियसली ये लोगे, और ये निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ एक ट्राइंगल बनाओगे, इस तरीके से ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल में आपको मालूम है ये इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा, ये R है, तो ये एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्राइंगल में 6 दे रखा है, R दे रखा है, ये X आप निकाल लोगे, X यानी यहाँ से यहाँ तक, कैसे, हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R आपको रेडियस दे रखा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 36 कितना होता है 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। ये 8 है तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, पूरी लेंथ अब की बार हो गई BI इंटू 2x, साइन थीटा 1 होता है, और x की वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर करके यहाँ डालिए और आंसर चेक करिए कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। लोअर करने का मतलब जो वायर ऐसे रखा था इसे नीचे ले गए, अब इतनी सी लेंथ रह गई जो पहले इतनी थी। ठीक है, तो बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है प्यारे, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सवाल आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं। एक बार दिमाग लगा के फिर से समझिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप असाइनमेंट करिएगा जो मैंने दे रखी है। तो प्यारे ये थे 5-6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और जैसे मैंने बोला अभी असाइनमेंट नीचे से डाउनलोड करके आप लोग करेंगे सॉल्व उसे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इसके नोट्स बनाइए, इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। इसी चैप्टर में आगे कुछ टॉपिक्स बचे हैं टॉर्क वगैरह के। अगर आगे लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक्स पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगले लेक्चर नंबर 16 का लिंक दे रखा है, सबसे नीचे जाके आप अगले लेक्चर पे डायरेक्ट जा सकते हैं। फिलहाल जब तक के लिए मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बेटा मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।